Hello friends, welcome to you all in my YouTube channel English Mashup। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच यानी कि लिटरेरी डिवाइस समझाए थे, उनके कुछ पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन करा था। आज मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ और आगे की कुछ फिगर ऑफ स्पीच आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि व्हाट इज़ फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है। फिगर ऑफ स्पीच इज़ एन एक्सप्रेशन और वर्ड दैट इज़ यूज्ड विद अ मेटाफोरिकल रादर देन अ लिटरल मीनिंग। यानी कि हम किसी भी ऑर्डिनरी बात को उसको ब्यूटीफुली एक एक्सप्रेसिव वे में, एक अट्रैक्टिव वे में जब हम अपनी बात को किसी को समझाते हैं तो वो काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है। सो आज मैं आपको बताऊंगी बेस्ड ऑन कंट्रास्ट एंड बेस्ड ऑन एसोसिएशन। तो बेस्ड ऑन कंट्रास्ट में मैं आपको आज दो फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करूंगी। पहला है आपका एंटीथीसिस एंड एपिग्राम, और बेस्ड ऑन एसोसिएशन में मैं आपको दो फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करूंगी। एक है मेटोनमी और दूसरा सिनेक्टिकी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज एंटीथेसिस। An antithesis is a figure of speech that presents two ideas that are drastically at odds with one another। यानी कि इसमें आपको टू आइडियाज़ जो होते हैं वो आपके कॉन्ट्रास्ट यानी अपोजिट होते हैं, जो आपको एक ही सेंटेंस में दिखाई देते हैं। यानी आपको एक ही सेंटेंस में दो आइडियाज़ दिखाई देंगे जो कि आपस में अपोजिट यानी कि वो कॉन्ट्रास्ट में होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो स्पीच है, जो वाणी है, जो आपकी आवाज़ है वो सिल्वर है, बट जो साइलेंस यानी कि चुप रहना, जो मौन प्रवृत्ति होती है वो आपकी गोल्ड है। यानी कि वाणी भी मधुर होती है, अच्छा होता है वो बोलना, लेकिन चुप रहना भी कई बार उससे ज़्यादा आपका बेटर होता है। क्योंकि चुप रहना कई बार, चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से दब गए या आप किसी से डर गए। चुप रहने से कई बार आप बहुत सी लड़ाइयाँ ऐसे ही जीत जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि साइलेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्पीच। ओके। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको टू आइडियाज़ दिखाई दिए। पहला आइडिया था स्पीच इज सिल्वर यानी कि बोलना सिल्वर है, और दूसरे ही सेंटेंस में दूसरे ही आपको आइडियाज़ दिखाई दिया कि चुप रहना भी मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्पीच। तो ये दो अपोजिट आइडियाज़ आपको एक ही सेंटेंस में दिखाई दे देंगे। सेकेंड आपका एग्जाम्पल है, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। यानी कि इसका मतलब है कि आप सबकी सुनो, सबके सुनने में कोई बुराई नहीं है, बट सम टाइम आपको अपनी आवाज़ भी उठानी चाहिए। ठीक है, सबको सबकी बातें सुननी चाहिए। कोई आपसे अगर कुछ कहता है तो आप उसको सुनो, लेकिन सम टाइम आपको अपनी बातें भी रखनी चाहिए, आपको अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू भी शेयर करने चाहिए। तो इस सेंटेंस में अगेन आपको दो आइडियाज़ दिखाई देते हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड एग्जाम्पल है, लव इज़ एन आइडियल थिंग बट मैरिज इज़ अ रियल थिंग। ठीक है, यहाँ पे बात करी गई है जैसे कि हम सब जानते हैं कि लव इज़ अ ब्लाइंड बट मैरिज इज़ अ आई ओपनर। कि लव कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो आइडियल थिंग है। लव इज़ अ इमोशनल बॉन्ड बट मैरिज इज़ अ रिचुअल्स एंड रियलिस्टिक बॉन्ड। क्योंकि मैरिज के बाद आपको बहुत सारे रिलेशंस को निभाना होता है, आपका एक बॉन्ड होता है। लव में आप सिर्फ एक ब्राइड और ग्रूम होते हैं, बट मैरिज में यू हैव टू मूव इन हस्बैंड एंड वाइफ। तो आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल्स के थ्रू एंटीथेसिस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है एपिग्राम। Epigram is a short and brief saying interesting and insightful idea or thought about a specific subject expressed in a witty, satirical and excite surprise and arrest attention। यानी कि एपिग्राम का आपको एक आइडेंटिफाई करने का मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जहाँ पर वर्ड आ जाए ब्रीफ सेइंग,
क्योंकि एपिग्राम क्या है, इज अ ब्रीफ सेइंग, यानी कि शॉर्ट में, फ्रेज में आपको अपनी बात कहनी है तो वहाँ पे वो एपिग्राम होता है। समटाइम एपिग्राम आपको लगता है कि जैसे हमने किसी को एक कमेंट दिया है, एक व्यंग मारा है, लेकिन उसमें बहुत गहराई होती है। वो आपको कोई कमेंट या कुछ मतलब वो एक बहुत ही बुद्धिमानी के साथ कही हुई बात होती है, क्योंकि वो आपको बहुत ही शॉर्ट यानी कि ब्रीफ में बोलनी है। समटाइम इट शोज एक्साइट सरप्राइज, समटाइम वो हमें बहुत सरप्राइज कर देते हैं, लेकिन वो अटेंशन को ग्रैब भी करते हैं। तो एपिग्राम क्या आपका शॉर्ट एंड ब्रीफ है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा एक थॉटफुल आइडियाज़ होते हैं, एक गहराई होती है, क्योंकि शॉर्ट में आपकी बात कही हुई होती है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बताती हूँ कि एपिग्राम कैसे आप पता लगाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ वी डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस। अभी आप देखिए, बात बहुत ही ज़्यादा एक गहराई है इसमें कि अगर आप युद्ध या फाइट को ख़त्म नहीं करेंगे तो एक दिन युद्ध और फाइट आपको ख़त्म कर देगी। क्योंकि कहते हैं ना कि लड़ाई लड़ने में कुछ नहीं रखा है, दोनों तरफ से ही हानि होती है ना। तो अगर कोई भी एक जना स्टेप नहीं लेगा लड़ाई को ख़त्म करने से, तो दोनों ही साइड्स की तरफ से वॉर चलता रहता है और उससे हानि दोनों ही तरफ को होती है। ठीक है, तो यानी इस लाइन में आपने देखा कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि विटी सटायरिकल आपको एक्सप्रेशन दिखाई दिए। शॉर्ट है, ब्रीफ है, लेकिन बात बहुत बड़ी है। देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स। यहाँ पे सेकेंड आपका एग्जाम्पल है, देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स, यानी कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको हार्ड वर्क ही करना होगा। इस लाइन में बहुत बड़ी गहराई है कि बैठे बैठे आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एफर्ट्स करने होंगे, आपको हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, क्योंकि रास्ता कांटों से भरा होता है। पेन्स, विदाउट पेन्स यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, है ना। तो इसका मतलब यह है कि आपको अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही होगा। थर्ड आपका एग्जाम्पल है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। यहाँ पे देखिए, जो चाइल्ड है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मनुष्य है, मनुष्य की प्रवृत्ति क्या होती है, मैन मतलब इंसान की प्रवृत्ति क्या होती है कि पहले वो चाइल्ड होता है, ठीक है, उसके बाद वो फादर बनता है। वही चाइल्ड फादर बनता है और किसी बच्चे का वो फादर बन जाता है। तो यहाँ पे गहराई है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, यानी कि हर मनुष्य पहले वो बच्चा होता है, उसके बाद वो फादर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन के थ्रू उन्होंने एक बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ में एक ही आपका एक बुद्धिमानी वाली बात कही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया एपिग्राम। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे चलते हैं, मिटोनमी। तो मिटोनमी इज फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ अ टर्म, the name of an object or an idea, to substitute another term that is closely related to the thing or idea। यानी कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो आपका रियल टर्म है, जो आपकी टर्म है, उसकी जगह आप सब्सटीट्यूट को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे आपका हो जाता है मिटोनमी, यानी कि उस रियल, और वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है उस टर्म से। यानी कि आपने कोई भी वर्ड यूज़ करा, उसकी जगह आपने अनदर वर्ड यूज़ करा, सब्सटीट्यूट यूज़ करा, जो कि उससे क्लोजली रिलेटेड है टू द थिंग और आइडिया, तो वो आपका होता है मिटोनमी। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड। द पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड। यहाँ पे बताया गया है कि जो पेन है वो मोर पावरफुल देन द सॉर्ड। आपने कई बार देखा है सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ में जो होता है, तो वहाँ पे आपके जो रिटर्न वर्ड्स होते हैं, जो आपकी स्पीच होती है, कई बार वो ऐसा काम करती है जो आपकी वेपन्स, तलवार या कोई हथियार काम नहीं करते हैं। तो इस तरह हम कई बार जैसे बोलते हैं ना कि हमेशा अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए बताया गया है कि पेन से मतलब आपका यहाँ पर ये है कि आपके जो वर्ड्स हैं, जो आपके रिटर्न वर्ड्स हैं, या जो आपकी स्पीच है, या जो स्पीकिंग लैंग्वेज है, वो कभी कभार मोर पावरफुल देन द सॉर्ड, वो आपकी किसी वेपन से ज़्यादा पावरफुल होती है। नेक्स्ट आपका आता है, एवरीवन शुड प्लेस देयर एलिजियंस टू द क्राउन। अब यहाँ पे देखिए, क्राउन जो वर्ड है वो सब्सटीट्यूट है किंग का। किंग और क्वीन यानी राजगद्दी, क्योंकि क्राउन से आपको समझ में आ जाएगा, क्राउन का मतलब हम बात कर रहे हैं किंग और क्वीन, या फिर जो भी राजगद्दी होती है। तो एवरीवन शुड प्लेज यानी सभी को
एलिजेंस टू द क्राउन, यानी सभी को अपने क्राउन यानी अपने राजा या अपनी क्वीन जो भी है उसके प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, यानी वफादार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्राउन आपका जो वर्ड है वो सब्स्टिट्यूट हो गया आपका किंग और क्वीन का। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, माई क्लास टीचर आस्क्ड मी टू गिव हर अ हैंड विद द नोटबुक्स एंड रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो हैंड वर्ड है वो आपका सब्स्टिट्यूट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है सब्स्टिट्यूट का, कौन से वर्ड का, हेल्प। क्योंकि जो टीचर है, माई क्लास टीचर आस्क्ड मी टू गिव हर अ हैंड, यानी गिव हर अ हेल्प। यहाँ पे हेल्प का जो सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करा गया है वो हैंड यूज करा गया है। तो इस सेंटेंस में क्या है कि जो टीचर है उसको हेल्प की नीड है, तो यहाँ पे उन्होंने हैंड वर्ड को यूज किया गया है। तो इस तरह से मेटोनिमी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी भी वर्ड का सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड होता है उस टर्म से। ओके, नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है सिनेक्डिकी। Synecdoche is defined as a word or phrase in which a part of something is used to represent a whole or a whole is used to represent a part। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ देखी हैं कि जो synecdoche है वो sometime is used to represent a whole और a whole is used to represent a part of something। यानी कि synecdoche टू टाइप से आपका यूज़ होता है सेंटेंस में। समटाइम वो यूज होता है एज अ होल और समटाइम इट इज रिप्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताती हूँ। तो फर्स्ट आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ पार्ट ऑफ द होल। फर्स्ट आपका सेंटेंस है, आई एक्सपेक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। यहाँ पे आपका जो बेस्ट फुट फॉरवर्ड है वो आपका यहाँ पे किसका काम कर रहा है, होल का। क्योंकि आपका सेंटेंस क्या है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी लोग अपना बेस्ट दें, यानी कि बेस्ट से मतलब है कि टू मेक गुड इम्प्रेशन बाय प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे, यानी कि सबको अपना बेस्ट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है वो एज अ होल यहाँ पे काम कर रहा है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है ऑल हैंड्स ऑन डेक। डेक का मतलब यहाँ पे शिप पे है और ऑल हैंड्स यानी हैंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द डेक ऑफ द शिप, यानी कि जो शिप के सभी मेंबर जो क्रू मेंबर्स है इस टाइम पे उनकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, सिचुएशन रिक्वायर्ड ऑल द crew members to do work hard in order to achieve an aim। यानी कि किसी भी एम को अचीव करने के लिए इस वक्त सभी लोगों की यानी कि सभी मेंबर्स की हैंड्स मतलब यहाँ पे क्या है आपका काम कर रहा है एज अ होल, यानी सभी मेंबर्स की ज़रूरत है किसी भी एम को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है एग्जाम्पल, ही हैज़ मैनी माउथ टू फीड। अब यहाँ पे जो माउथ वर्ड है ये आपका एज अ होल काम कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ही हैज़ मैनी माउथ टू फीड, यानी कि जैसे कि आपके घर में क्या होता है, हेड ऑफ द मेंबर होते हैं आपके फादर होते हैं, तो फादर क्या होता है वो अर्निंग करते हैं, ठीक है, जॉब पे जाते हैं, सर्विस पे जाते हैं, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बाकी फैमिली मेम्बर्स की, यानी कि आप लोगों की, बच्चों की, वाइफ की। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो फुलफिल कौन करता है, आपके फादर। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि उसके पास बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका उसको उनकी पढ़ाई, उनका पालन पोषण सब कुछ करना है। तो यहाँ पे माउथ वर्ड जो होता है वो आपका एज अ होल काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ, ये तो मैंने बताया था एज अ होल। अब आपका है होल फॉर द पार्ट। आपका एग्जाम्पल है इंडिया वन द फर्स्ट 2020 मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। अब यहाँ पे जो आपका इंडिया वर्ड है वो आपका होल वर्ड है। इंडिया का मतलब आपको पता है पूरी इंडिया कंट्री, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंडिया का मतलब क्या हो गया, इंडिया क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम की बात हो रही है। तो इंडिया तो होल हो गया, लेकिन हम एज अ पार्ट उसको यूज़ क्या कर रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम वन द फर्स्ट 2020 मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एग्जाम्पल, ही इज़ अ रिच क्रिएचर। तो जो आपका क्रिएचर है वो आपका होल है। क्रिएचर कौन, जो भी भगवान ने जीव जंतु इंसान बनाए हैं वो आपका वो होता है क्रिएचर। लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलर एज अ पार्ट बात कर रहे हैं, ही इज क्रिएचर मतलब कि वो काफ़ी रिच है।
तो यहाँ पे हमने क्रिएचर जो आपका ग्रुप है, जो होल है, वो आपका एज अ पार्ट किसका काम कर रहा है, ही का। तो इस तरह से जो सिनेक्डिकी है आपको मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया कि कैसे वो एज अ होल यूज होता है और कैसे वो एज अ पार्ट ऑफ समथिंग यूज होता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये फिगर स्पीच भी समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें, और साथ ही मुझे आपकी आइडियाज़ की भी ज़रूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक आपके साथ शेयर करूं, आपके साथ मैं उसकी वीडियो को यूट्यूब पे लेकर आऊं, तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी and like my videos and subscribe my YouTube channel English Mashup. Bye bye.